हेलो स्टूडेंट। तो ये सामने है आपके अर्थशास्त्र का 2023 का बोर्ड का पेपर, इंटरमीडिएट का यूपी बोर्ड का है ये पेपर, जो कि आज के दिन इसकी परीक्षा हुई है, एग्ज़ाम हुआ है। इस तरीके से आपके A4 साइज़ में पेपर आए हैं इस बार बोर्ड के। और अर्थशास्त्र में देखिए बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं 10 दिए हुए हैं। इसमें से क्या सही है क्या नहीं सही है ये भी मैं अभी आपको फटाफट बता देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है? तो भाई मांग का नियम नहीं है, ठीक है, मांग का नियम व्यष्टि का विषय है। फिर है सीमांत लागत ज्ञात करने का सूत्र। तो सीमांत लागत ज्ञात करने का सूत्र ये है, बिल्कुल सही। जीएनपी और जीडीपी में अंतर जो होता है वो मूल्यह्रास लागत के कारण होता है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जब हम नेट निकालते हैं तो यानी मूल्यह्रास लागत जो है वो निकाल लेते हैं। ओके, फिर यहाँ देखिए चौथा जो है प्रभावी मांग का संबंध है। प्रभावी मांग का जो संबंध है वो जेमकिंस से है, ये सही है। पूरक वस्तुओं के लिए मांग की जो तिर्यक लोच होती है वो धनात्मक होती है। ओके, फिर है जब आय में वृद्धि 500 हो और 250 सी में यानी उपभोग में हो तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इसका सही जो आंसर है वो 1/2 है। कैसे है ये सारी चीज़ें आपने जान ली है मेरे वीडियो को देख करके, या फिर आपने इसको सीख रखा है? अभी मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगी, नहीं मालूम तो आप लोग एक बार देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र यू आकार का नहीं होता है? तो सारे यू आकार के होते हैं, लेकिन स्थिर लागत जो होता है वो यू आकार का नहीं हो सकता है। एक द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय होती है, 2 क्षेत्रीय है, ठीक है, द्विक्षेत्रीय है, उसमें गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है, यानी कि यहाँ पे 2 हमें दिख रहा है, तो ये जाहिर सी बात है C+I यानी कंजप्शन और निवेश जो है इन्वेस्टमेंट वही है द्विक्षेत्रीय। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता है। और 10वां है मंदी के समय कैसा बजट उपयुक्त रहता है? तो मंदी के समय अर्थव्यवस्था बिल्कुल मंद पड़ जाती है और यहाँ पे हमें कुछ ऐसा बताना पड़ता है अर्थव्यवस्था को कि भैया तुम घाटे में हो, चलो जल्दी से स्पीड पकड़ो, यानी घाटे का बजट जो है वो उपयुक्त रहता है। तो ये 10 जो क्वेश्चन है बड़े आसान से आए थे यूपी बोर्ड में, और आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा। अति लघु उत्तरी प्रश्न जो है इसमें 11वां है कुल राजस्व, औसत राजस्व, सीमांत राजस्व यानी कि TR, AR, MR का संक्षिप्त वर्णन करना है, 3 नंबर का है। 12वां है उत्पादन फलन से क्या समझते हैं। उसके बाद है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, बैंक की दर। अब देखो ये जो बैंक दर है ना, ये आपका आउट ऑफ क्वेश्चन है। कोरोना में जो 30% डिलीट हुआ था, कम हुआ है, वो है, यानी कि 3 नंबर आपको प्लस करके ही दिए जाएंगे, चाहे आपने किया हो, चाहे आपने नहीं किया हो, चाहे गलत किया हो या सही किया हो, ठीक है, कुछ भी। ये 14 नंबर, ये जो 3 नंबर है वो आपको मिलेंगे फ्री के। समष्टि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण लिखिए। तो 2 उदाहरण में आप रोजगार का सिद्धांत और राष्ट्रीय आय ये दे सकते हैं। सामान्य तथा निकृष्ट वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र का आकार कैसा होता है, ये आप बखूबी जानते हैं, इसको लिख सकते हैं। और संतुलित बजट क्या है। फिर है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के मांग वक्र का आकार कैसा होता है, एक्स के समानांतर होता है, और इसको आप बना कर भी दिखाए होंगे, आई होप सो। फिर है लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न जो है थोड़ा 6 नंबर के होते हैं। इस तरह से देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का वर्णन कीजिए, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उपभोग फलन किसे कहते हैं और इसकी व्याख्या करनी है। तो इसकी व्याख्या करने में आप इसको जैसे C = 50 + 0.5y है, तो यहाँ पे आप इसकी व्याख्या करेंगे, जैसे कि ये जो है हमारी सीमांत उपभोग है प्रवृत्ति, तो इस चीज़ को बस व्याख्या कर देनी है। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो 5 से लेकर 6 बिंदु आपको लिखने हैं, जैसे बहुत सारे क्रेता ये सब। भुगतान संतुलन से क्या समझते हैं उसको बताना है। बैलेंस शीट एक आप ड्रॉ कर देंगे तो और अच्छी बात है। अंधिमान वक्र को परिभाषित कीजिए। अंधिमान वक्र क्या होता है उसको बनाना जरूरी है। और मानचित्र से आप क्या समझते हैं, देखो आ भी गया, तो मानचित्र आप बना करके अधिमान वक्र का, ठीक है, इसको आप समझा सकते हैं। 24वां, यदि किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत 20 से घटकर 15 हो जाए, परिणाम स्वरूप मांग 50 से बढ़कर इकाई, तो ये मांग की लोच क्या होगी। तो मांग की लोच की जो प्रतिशत वृद्धि मैंने बताई है, बस उसी सूत्र पे इसको फिट करना है। दिस इज वेरी इजी, ठीक है। उसके बाद देखिए विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आता है 25वां, 26वां और 27। एक उपभोक्ता की संतुलन उस बिंदु पर होता है जब बजट रेखा उच्चतम अंधिमान वक्र स्पर्श करती है। आरेख बनाना है उच्चतम अंधिमान वक्र, ठीक है, या फिर आप मांग की लोच मापने की एक विधि समझाना है, वही प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, और लोच से आप क्या समझते हैं, और उसके प्रकार भी इसमें बता देना है, क्योंकि 10 नंबर का है। अगर बता देंगे तो बेटर है, वरना इसी को थोड़ा सा डिटेल करके लिखना होता है। 26वां, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। आय की गणना करने की किसी एक विधि का विस्तार से बताइए, या फिर किन्स के पूर्ण रोजगार सिद्धांत को विस्तार से बताइए। तो किन्स का जो पूर्ण रोजगार सिद्धांत है या फिर ये, इन दोनों में से एक आपको
करना होता है। अल्पकालीन पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म के संतुलन की विभिन्न दशाओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, या फिर उत्पादन लागत का अर्थ चित्र की सहायता से औसत और सीमांत लागत को समझाइए। तो इन दोनों में से कहा जाए तो ये बेटर है, ठीक है, और इन दोनों में से कहा जाए तो ये बेटर है जो आपको करना चाहिए, और इन दोनों में से कहा जाए तो जो है ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, कोई भी चुनिए। तो ये आपका पेपर आया था। उसके बाद इंग्लिश वर्जन शुरू हो जाता है। इंग्लिश वर्जन भी आप एक बार को मैं दिखा देती हूँ, इस तरह से है, बस वही सारे क्वेश्चन हैं इंग्लिश में दिए हुए हैं, और इसके साथ ही आपका पेपर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोग अच्छे से इस पेपर को सॉल्व किए होंगे, और एग्ज़ाम कैसा गया सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।